मेरे पापा हर रोज़ घर में नई लड़की लेकर आता और मेरी माँ को इशारा करता। मेरी माँ हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि मेरी माँ उस लड़की के साथ करती क्या है। बस अंदर से उस लड़की की रोने की आवाज़ आती। वह रोते हुए कहती, तेरी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रही हो। मुझे उस लड़की की बातों से डर लगता। एक दिन इसका पता लगाने के लिए मैं माँ के कमरे में छुप गई, पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो मैं डर ही गई, क्योंकि मेरी माँ उस लड़की के साथ शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और पापा के साथ अंदर आई और पापा माँ को पुकारने लगे, अरे बिमला, कहाँ पर हो, जल्दी आओ। पापा की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ते हुए आई। पापा ने आंखों में माँ को इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें बस मेरी ही तरफ थी। मैं भूत सी बनी हुई उसे देख रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ जल्दी से आगे बढ़ी और उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई, जबकि पापा की नज़र मुझ पर थी। वह मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो? जल्दी से उठो और मुझे खाना दो। तुम्हें तो पता है कि अब तुम्हारी माँ सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया था, क्योंकि यह तो हमारे घर का रोज़ का माहौल था। हम शाम हर शाम हमारे घर में एक नई लड़की लाई जाती थी। माँ ने कभी पापा के इस बात का एतराज़ नहीं किया था कि तुम हर रोज़ नई नई लड़की क्यों लाते हो। शायद मम्मी पापा के बीच हर बात पहले ही तय हो जाती थी, तो क्योंकि उन्होंने बस मुझे ही अनजान रखा था। मैंने कई बार माँ से पूछा कि पापा इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाते हैं और वहाँ यहाँ आकर क्या करते हैं। मेरी माँ सुनकर गुस्से से घुरती हुई कहती है, तुम अपने काम से काम रखा करो। मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। माँ का गुस्सा देख मेरे सवाल अंदर ही दबे रह जाते थे। अपने घर में इन हालातों को देखकर मेरे अंदर बहुत सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन मैं खामोश हो जाती, क्योंकि मेरे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं उठकर पापा को खाना देकर खुद किचन में बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाते के बाद बर्तन समेट के सोने के लिए अपने कमरे में चले गई। हमारे घर के सभी लोग बहुत पहले ही सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते। मैंने देखा पापा बरामदे में सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से तो नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरे सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैं बड़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रह गई, फिर मजबूरन होकर उठकर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो पापा बेखबर सो रहे थे। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तो मैं कभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी मैं रात को माँ के कमरे में जाऊं, और आज न जाने मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं था। मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई और दरवाजे खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था। चुपचाप खड़ी थी, तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज़ गूंजने लगी। वह रो रही थी, सिसक रही थी और कह रही थी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रही हो, क्योंकि यह मत सोचना कि तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ यह सब कुछ होगा, मगर चाह कर भी तुम नहीं रोक पाओगी। तभी माँ ने तेज आवाज़ से मेरे कानों में वह कहने लगी, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की की बातें सुन तो मैं डर गई। मैं कांपने लगी। मुझे खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना कमरा अंदर से बंद करके रोने लगी। पता नहीं मेरी माँ उस बेचारी लड़की के साथ उस कमरे में क्या कर रही होगी। मैं सोचने लगी, पापा पिछले 3 महीनों से जवान जवान लड़कियों को घर लाया करते थे। क्या यह 3 महीनों में आने वाली हर लड़की मुझे इसी तरह बद्दुआ देती होगी और यूं ही मेरी माँ के सामने वह लड़कियां गिड़गिड़ाती होगी? मगर क्यों? मेरी माँ लड़कियों के साथ ऐसा क्या करती थी कि लड़कियां रोने लगती थी और मुझे बद्दुआ देने में मजबूर हो जाती थी? इस सवाल ने मेरे सिर में दर्द कर दिया था। मैं पूरी रात सोते सोते और रोते रोते गुजर गई। यूं बैठे बैठे सुबह हो गई। मैं माँ कर उठने का इंतजार कर रही थी। तभी मैं अपने कमरे से छुपकर झांक रही थी। तभी माँ कमरे से बाहर आ गई और पीछे लड़की भी थी जिसे पापा आज घर लेके आए थे। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, पहले जैसी नहीं थी। मैंने देखा उसकी टांगें कँपकँपा रही थी।
वह बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखती और लंगड़ाते हुए चल रही थी। माँ ने पापा को उठाया और कहने लगी, इस लड़की को जहाँ से लाए थे वहीं छोड़कर आओ, मेरा काम हो गया है। पापा आंख मसलते हुए उठे और फिर उस लड़की को पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद माँ मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं जल्दी से अपने बिस्तर में ढल गई और सोने का नाटक करने लगी। माँ मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगी, रश्मि, मुझे तो लगता है तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। जल्दी से उठो, सुबह हो गई। मैं आंखें मसलते हुए उठने का नाटक कर बैठ गई। माँ के चेहरे पे मुझे जरा सी भी थकावट नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत सुकून से महसूस कर रही हो। माँ मुझे जगह कमरे से बाहर जाने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोक लिया और कहने लगी, हाँ माँ, मेरे पास बैठ जाइए। माँ ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर बैठते हुए कहने लगी, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और फिर बोली, माँ आप कब जागी? मेरे सवाल पर वह घबरा गई। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे सवाल से परेशान हो गई है। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जागी हूँ। मैं बहुत परेशान थी इसलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा, माँ मुझे रात भर बहुत डरावने सपने आते रहे। कल रात पापा जिस लड़की को घर लाए थे वो मेरे सपने में आई और मुझे डरा रही थी। माँ वो लड़की कहाँ पर है? पापा उस लड़की को क्यों लेकर आए थे? माँ मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी, इधर उधर देख रही थी, किसी तरह बच जाए। पहले जब मैं माँ को कोई सवाल करती थी वो डांट देती थी, पर आज मैं बहुत रो रही थी तो मैंने झूठ भी बोल दिया था कि वह लड़की मेरे सपने में आई थी। बहुत सोच विचार के बाद माँ ने बताया कि वह लड़की तुम्हारे पापा के किसी जाने वाले के घर की थी। उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया था और वह अपने साथ लेकर आ गए। जब तुम सो गई तो वह लड़की के माता पिता हमारे घर आए और उस लड़की को मनाकर अपने साथ लेकर चली गई। आखिरकार झूठ बोल ही दिया था। मैंने कहा, माँ पापा तो हर रोज़ कोई ना कोई लड़की लेकर आते हैं, तो क्या हर लड़की ही यही परेशानी होती है? माँ ने कहा, आंसू पोंछते हुए कहा, इस दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। यहाँ जो भी लड़की आती है अपनी किसी न किसी परेशानी की वजह से आती है। तुम अपने छोटे दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। उठो, हाथ मुंह धो लो, चाय पी लो। माँ यही कहती कमरे से बाहर निकल गई। माँ के इतना समझाने पर भी मेरे दिमाग में बहुत से सवाल अभी भी थे, क्योंकि मुझे पता था कि माँ ने सच नहीं बोला है वह झूठ बोल रही थी। मेरे दिन किसी तरह गुजरे। शाम ही तुम्हें फिर से बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। माँ मुझे उठाते हुए कहने लगी, रश्मि जल्दी से उठो, लगता है आधी आने वाली है, घर के सभी दरवाजे जल्दी से बंद कर लो। मैं समझ गई कि माँ मुझे इसलिए यहाँ से हटाना चाहती है कि मैं न जान सकूँ कि पापा आज किस लड़की को घर लेकर आए हैं। मैंने कहा, ठीक है, अभी जाती हूँ। मैंने अपनी बातों में माँ को बहला ही रखा। तभी हमारे गेट का दरवाज़ा खुला और पापा गेट के अंदर आए और एक जवान सी लड़की भी उनके पीछे थी। आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने उस लड़की से सवाल किया। इससे पहले कि वह मुझे कुछ जवाब दे, माँ ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में ले गई। जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके जाने के बाद पापा मुझे घूरते हुए कहा, यह क्या कर रही थी तुम? मैं घबरा गई क्योंकि मुझे पापा से गुस्से में बहुत डर लगता था। मैंने कहा, कुछ नहीं पापा, बस लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने बात कर ली। पापा ने कहा, खबरदार खबरदार, जो आज के बाद तुमने किसी लड़की के साथ भी बात भी की। चलो ठीक है, मुझे खाना दो। मैंने पापा को खाना दे दिया, फिर अपने कमरे में आ गई। मैं चाहती थी कि पापा आज भी जल्द से जल्द सो जाए। मैं जानना चाहती थी कि क्या आने वाली लड़की मुझे बददुआ देती या नहीं। यूं ही वक्त गुजरता जा रहा था। फिर पूरे घर में पापा के खर्राटे गूंजने लगी। मैं जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। मेरे कदम माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगे और दरवाजे से जाकर लग गई। माँ के कमरे से लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। वो लड़की रो रही थी, आहें भर रही थी। माँ से गुस्से से कहा कि ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तो तुम पर हैरत होती है कि तुम कैसी हो, तुम्हारी खुद भी बेटी जवान है। अगर कल को कोई बात उसके साथ यही सब करेगी तो तुम्हें क्या क्या कर लोगी। एक बात याद रखना, आज तुम मेरे साथ कर रही हो, कल को तुम्हारी बेटी के सामने ज़रूर आएगा। उसकी बात सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। मैं चाहती थी दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की मदद करूं। फिर तभी पापा के खर्राटे थम गए और मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में चली गई। मैं आ गई। आज मुझे यह बात समझ में आ गई कि हमारे घर कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था, मगर वह क्या था उसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं था। फिर मैंने फैसला किया कि जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है उसका पता तो मैं लगा कर ही रहूँगी। पहले तो मैंने बड़ी बेखबरी से ज़िंदगी गुजारी थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। हम अपने घर में छोटे छोटे मामलों की बड़ी निगाहें रखती थी कि कौन आता है कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली शंकरी आंटी, जो अक्सर हमारे घर में आया जाया करती थी, वह जब भी हमारे घर आती है माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियां न जाने घंटों आपस में क्या बातें करती थी कि उन्हें दुनिया की कोई खबर भी नहीं रहती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज के पीछे शंकरी आंटी जरूर वाकिफ होगी। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था कि वह माँ के उस राज से हरगिज पर्दा नहीं हटाएंगे। फिर भी मैं उनसे कोशिश करके देखना चाहती थी कि शुरू में से ही मुझसे अच्छे से बात करती और कोई भी कपड़ा नया खरीदना या सिलवाना होता था, नए फैशन के बारे में मुझसे पूछती थी। कहती, तुम आज के ज़माने की लड़की हो, तुम्हें फैशन के बारे में ज़्यादा पता होगा। वह मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उनसे नज़र बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने के बाद एक ही मकसद था कि उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने तो इस बारे में बात करना नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद माँ की आवाज़ आई, रश्मि तुम कहाँ पर हो? देखो आंटी तुमसे मिलना चाहती है। मेरी माँ ने कहा। मैंने कहा, छत में हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी को बोल दीजिए कि वह भी छत पर आए। मेरे कहने पर मैंने आंटी को छत पर बुला दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे बताओ, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में पैंट सलवार चल रहे हैं। पापा जिस लड़की को कल लेकर आए थे वह सूट के साथ पैंट सलवार पहनी थी, उसके ऊपर बहुत जच रही थे। मेरी बात सुनकर शंकरी आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया था? तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगता है आंटी मुझसे छुपा रही हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं था, वही जो हर रोज़ आने वाली लड़कियाँ। पापा हर रोज़ कोई ना कोई लड़की लेकर आते हैं और माँ उन्हें कमरे में लेके जाती है। कमरे में जाने के बाद वह लड़कियां और रात भर वहीं बिताती और सुबह होने से पहले ही चली जाती। शंकरी आंटी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वह कहने लगी, मेरे हमारे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेली है क्या? मैं चाहती थी मैं ऐसी बात करूं कि शंकरी आंटी सारी हकीकत मुझसे बता दें। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि माँ की सहेलियाँ या फिर कुछ और। अगर वह माँ की सहेलियाँ होती तो उनके कमरे में जाती और रोने क्यों लग जाती। शंकरी आंटी अपने कपड़े के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वह मुझसे कहने लगी, रश्मि तुम क्या कह रही हो? यह कौन सी बातें कर रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आंटी की बातों से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि शायद कुछ नहीं जानती है वह। इस मेरे सामने झूठ ही नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, आंटी अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया तो जाहिर सी बात है बहुत अंदर की बात होगी, और अगर आप माँ के इस बारे में पूछेंगे तो उनका शक मुझ पर ही जाएगा, इसलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछना। आंटी ने सहमति में अपना सर हिला दिया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है क्या तुम्हारी माँ के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, सच कहूँ तो यह बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता होगा। मुझे उन लड़कियों को रोने की आवाज़ बहुत ही परेशान करती है।
अब आप ही मुझे बताएं कि मैं उनकी मदद कैसे करूं। शंकरी आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल निकालेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगी, तुम्हारी माँ सच्चाई बताने के लिए बेबस हो जाएगी। फिर मैं बहुत सारी बातें तुम्हें बता दूंगी। मैंने सहमति में सिर हिला दिया और कहने लगी, आंटी जैसे तैसे इसके जल्दी इस बारे में पता कर लीजिए। शंकरी आंटी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं उनके जिम्मे यह काम पर लगा दिया और मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली मिली। अभी भी माँ और पापा की वही रूटीन जारी था। पापा हर रोज़ नई नई लड़कियों को लेकर आते और माँ उन लड़कियों को अपने साथ अपने कमरे में लेके जाती। फिर आंटी एक हफ्ते बाद हमारे घर आई। तब मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। फिर पढ़ाई छोड़ खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा कि कल रात भाई साहब के साथ तुम्हारे घर कौन सी लड़की आई थी। माँ पानी पी रही थी, उसके गले में पानी अटक गया, वो खांसने लगी। माँ की खांसी खत्म होते ही आंटी ने अपने सवाल को फिर दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ कल तुम्हारे घर कौन आया था। माँ ने कहा, शंकरी तुम यह सब क्या कह रही हो, हमारे घर कौन आएगा। आंटी ने कहा, बिमला तुम तो कमाल करती हो। कल मैंने अपने आंखों से देखा कि कोई लड़की रात के 8 बजे के बाद तुम्हारे घर आई हुई थी। मैं तो उसी मेहमान से मिलने आई हूँ। मुझे शायद वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। माँ ने बात को संभालती हुई जल्दी से कहा, अच्छा अच्छा वो लड़की, वो तो बस थोड़ी ही देर में आई और इसलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल ही उतर गया। दरअसल रश्मि के पापा के कोई दोस्त रिश्तेदार थी। खड़े खड़े ही हमसे मिलने आई और आंटी बोली, रश्मि कहाँ है। मैंने उससे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में पूछा था। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने हमें कोई नहीं बताया। माँ ने आंटी से मेरे कमरे का तरफ इशारा किया। शंकरी आंटी मेरे कमरे की तरफ आए और कहने लगी, रश्मि तुम्हारी माँ इतनी आसानी से कोई राज नहीं बताएगी। इसके खातिर हमें कुछ न कुछ ज़रूर करना होगा। मैं एक मोबाइल छुपा कर लाई हूँ। अगर मैं और तुम बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मोबाइल पर तुम्हारे साथ बात करूँगी। मैंने जल्दी से मोबाइल लेकर अपनी किताबों में छुपा दिया था। रात हुई, फिर से एक लड़की हमारे घर आई। माँ उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चली गई और पापा कुछ देर बाद खर्राटे लेने लगे। मैंने जल्दी से शंकरी आंटी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा कि हाँ रश्मि बोलो, क्या तुम्हारे साथ हाथ कोई सुराग लगा क्या। मैंने कहा, आंटी फिर वही एक लड़की घर आई है। माँ उस लड़की को अपने कमरे में ले गई और पापा खर्राटे ले रहे हैं। आंटी ने कहा, रश्मि क्या तुम इस वक्त अपने घर से निकल सकती हो, लेकिन बस कर निकलना ताकि किसी को पता न चले, फिर हम दोनों मिलकर बैठकर कुछ करते हैं। मैंने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। मैंने आने की खबर सुनकर शंकरी आंटी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आके तुम्हें मिलती हूँ। मैंने तभी दबे कदमों जाकर गेट खोला और गेट से बाहर आ गई। सामने ही शंकरी आंटी खड़ी थी। वो मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वो कुछ सोचेंगे। उनके कहे मुताबिक मैं उनके घर जाने लगी। मैंने शंकरी आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था, पर उनके घर पे कदम रखते ही देखकर दंग हो गई कि उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर से दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें मौजूद थी। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि शंकरी आंटी एक विधवा औरत है। उनके पास इतने पैसे कहाँ से थे कि वो अपना घर इतना अच्छा बना दे। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। मैंने कहा, आंटी उस मसले का हम क्या हल निकालें। आंटी ने कहा, ना इस बारे में बात करने के लिए अभी पूरी रात बाकी है। यही कहती शंकरी आंटी ने अपनी अलमारी से मुझसे एक सुंदर सा लहंगा निकाला और कहा कि तुम यह लहंगा पहन लो। मैंने हैरानी से उन्हें देखा और कहने लगी, यह क्या आंटी, हम आप अपना काम करने आए हैं और आप मुझे कोई लहंगा पहना रही हैं। आंटी ने गुस्से से कहा, बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ करती जाओ। वैसा मैंने
आंटी से कहा, उन्होंने कहा प्लीज़ मेरी खातिर यह पहन लो, यह लहंगा राज के बारे में पता लगाने में बहुत काम आएगा। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें काफ़ी कहने के बाद मैं लहंगा पहन लिया। पहनने के बाद मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा, बहुत सुंदर लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके एक कमरे में ले गई। वहाँ पर जाते ही हक्का बक्का रह गई। वहाँ पर एक कालीन बिछी हुई थी और बहुत से मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, रश्मि अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी की बात सुनकर मैंने कहा, पर आंटी क्या कर रही हैं? हम तो किसी और काम के लिए आए थे। आंटी ने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से तो मैं डर ही गई और न चाहते हुए भी नाचने लगी और सारी रात को नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे मेरे हाथ में पकड़ाए। उन्होंने कहा, रश्मि यह लो, यह है तुम्हारी आज रात की कमाई। मैंने रोते हुए कहा, पर आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की भी आंखें नम हो गई। वह रोती भी मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 14 साल पहले मैं कॉलेज में जाने के लिए निकली, तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते वो उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अगवा कर दिया। मैं चिल्लाती चिल्लाती रही मगर किसी ने मेरी न सुनी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाज़ा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए? वह मुझे तुम्हारी माँ के घर लाए। तुम्हारे पापा यह घिनौना धंधा करते हैं। वह लड़कियों को अगवा करके गाने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे तुम्हें बताया गया है कि मैं विधवा औरत हूँ, पर जबकि मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। मैं कई साल तुम्हारी माँ के लिए नाचती रही और अब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि शंकरी तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। मैं अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनाया, पर मैं किसी लड़की से मजबूरी का फ़ायदा उठाकर यह काम नहीं करवाती, बल्कि लड़कियां खुद मेरे पास आती और जब मैं तुम्हारे माँ बाप के आज मासूम लड़कियों को अगवा कर उनसे धंधा करवाते हैं। पर मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारी माँ आज भी यह सब काम करती है। मुझे लगा था कि तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने यह काम छोड़ दिया होगा, पर जब तुमने उस दिन बताया ना, मैं समझ गई कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों के साथ क्या करती है और वह अभी भी अपने काम से बाज नहीं आए। आंटी की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई। मैं सोच रही थी, क्या मेरी माँ इतना गलत काम करती है? सोचते सोचते मेरी पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। मेरी गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई, पर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि मैं शंकरी आंटी के घर पर हूँ। माँ मुझे ढूंढते हुए घबराकर शंकरी आंटी के घर पर आए और कहने लगी, शंकरी तुम्हें पता है क्या कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या उसने इस बारे में कुछ बताया कि वो कहाँ गई है? कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं पागलों की तरह सुबह से उठे से ढूंढ रही हूँ। शंकरी आंटी ने हंसकर कहा, आपने मेरे साथ जो किया था वह याद है ना? और न जाने चोरी छुपे तुमने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की। मुझे लगता है उसी की सज़ा मिली है तुम्हें। उन दोनों की यही बातें हो रही थी, तभी मैं बाहर निकली और माँ मुझे देख कर मेरे पास आए और कहने लगी, मेरी बच्ची तू कहाँ चली गई थी और ये क्या पहना है तूने? मैंने कहा, माँ आज आपकी बेटी कुछ घंटे के लिए गायब हुई तो तुम्हें आप कितने घबरा गई। और पापा रोज़ जिन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, तब आपको थोड़ा भी नहीं लगता है कि उनके माता पिता पर क्या गुजरती होगी? वह भी तो किसी की बेटी होगी। माँ ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने कहा, मैं आप और पापा को एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ, अगर आप दोनों यह काम करना छोड़ देंगे। माँ मेरे कदमों पे गिरकर कहने लगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे। उस दिन माँ और पापा जिस तरह मेरे लिए तड़पते थे, उन्हें एहसास हो गया कि सच बात है, जिन मासूम बेटियों को लेकर आते हैं वह भी किसी की बेटी है। उस दिन से उन्होंने यह गलत काम छोड़ दिया और मैं हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी।
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।